इंग्लिश इंग्लिश हम सभी लोग सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन हेजिटेट होता है, कहीं न कहीं डर भी लगता है कि इंग्लिश हम सभी लोग सही से बोल पाएँगे या नहीं। क्योंकि बचपन से ही इंग्लिश को एक ऐसी तरीके से हम लोगों को समझाया गया है और बुझाया गया कि इंग्लिश बहुत टफ चीज़ है। लेकिन नहीं, अगर दुनिया में सबसे ईज़ी लैंग्वेज कोई भी है, वो है इंग्लिश। क्योंकि इससे ईज़ी लैंग्वेज और कोई भी नहीं है दुनिया भर में। आप ये बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन हम सभी लोग इंग्लिश का शब्द सुनते ही डर जाते हैं कि हमको तो सब समझ में आता है लेकिन हम बोल नहीं पाते। किसी लोग तो बोल भी नहीं पाते, किसी लोग समझ भी नहीं पाते क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज मतलब जो दूसरी कंट्री जैसे यूके, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश इनमें बहुत सारे अंतर होती है। और इसी दौरान हम लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूज़ पैदा होती है। तो आज हम इंग्लिश का सबसे पहला धाप जो होती है मतलब ग्रामर। क्योंकि आप इंग्लिश बोलने जाओ या किसी दूसरी लैंग्वेज बोलने जाओ, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है ग्रामर या व्याकरण। ये आपको आना ज़रूर चाहिए। किसी भी भाषा में आपका अगर व्याकरण नहीं आया, अगर आपका उस भाषा के ग्रामर नहीं आए, तो आपको बहुत सारी दिक्कत होती है। आपके वोकैब्युलरी में बहुत मिस्टेक आती है, जैसे मेरे हिंदी में आती है, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, फिर भी मेरा हिंदी थोड़ा बहुत इधर-उधर होती है। तो ऐसे ही इंग्लिश भी सेम चीज़ें हैं। अगर आपको सिर्फ़ वर्ड का मीनिंग आता है मतलब डू मतलब करना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, यही सब चीज़ की वर्ड की मीनिंग आती है, तो आपको दिक्कत होती है। क्योंकि जब आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब आप वोकैब्युलरी स्टार्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तब आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक आती है। यही आपको इंग्लिश में बहुत वीक बनाता है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो धीरे-धीरे घट जाती है। आज हम ग्रामर की फर्स्ट स्टेप जो है पार्ट ऑफ स्पीच, जो आपकी हर सेंटेंस में हर वोकैब्युलरी में आता है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है अपनी इंग्लिश में। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है अपनी शब्दों में, अपनी सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच को टोटल 8 तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन-कौन सी है? वो है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसी 8 तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच को भाग किया गया है। आप कई दफा देखेंगे किसी-किसी जगह पे भी नया तरीके दिखाया गया, लेकिन वो सिर्फ आपको क्या बोले कि एक एप्पल को काट के 2 खादी कर दिया, फिर उसको काटा गया। मतलब इसी में से इंटरजेक्शन को और एक बार डिवाइड कर दिया गया। लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालाँकि अगर आपको क्वेश्चन भी आए इंग्लिश में, फिर भी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको टोटल 8 आंसर देना है और वही सही आंसर होती है। ठीक है? तो पहले हम समझेंगे कि नाउन क्या होती है, नाउन का काम क्या है और नाउन क्या करती है और इसको सेंटेंस में क्या रोल है। नाउन नाउन मतलब एज ए पर्सन या किसी चीज, किसी वस्तु को अगर एक्सप्लेन करना है, कुछ बताना है, उसका कलर हो गया, उसके बारे में हो गया, तो इन सारे चीजें नाउन के अंदर आता है। जैसे मैं अगर अपनी क्लासरूम के जो सारे बच्चे हैं, इनके बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये नाउन के अंदर आती है। क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं, ये पर्सन के अंदर आती है। जैसे अगर मैं मेरे जो एक्सेसरी है, जैसे मेरा ड्राइंग टूल्स है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये भी नाउन के अंदर आता है। क्योंकि ये एक चीज है, जब मैं इसके बारे में कुछ सेंटेंस क्रिएट करूंगी, तब ये नाउन के अंदर आएंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गया, कैट मतलब किसी बिल्ली, आपका पेट जो भी है, कुत्ते या किसी पक्षी, कुछ भी, या कोई इंसान या नोटबुक, हर एक चीज इसके बारे में जब हम बताएंगे, तो ये नाउन के अंदर आती है। एक सेंटेंस है, देखिए, लिखा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, दिस इज माई कैट। ठीक है, तो इनमें जो मैंने कैट का इस्तेमाल किया है,
इनमें मैंने डिफाइन कर दिया कि मैंने मेरे बिल्ली के बारे में बताया। ये किसकी कैटेगरी में आती है? ये आता है नाउन की कैटेगरी में। ओके, अब आपको समझ में आ गया। और उसके बाद हम समझेंगे भार्ब के बारे में। भार्ब, ये तो हम सभी को पता है कि भार्ब, हम सभी लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि भार्ब को हमेशा काम के बारे में दिखाया जाता है। मतलब किसी भी एक्शन करना हो, किसी काम को करना हो, तब हम भार्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहा है कि कुछ खाना हो, कुछ पीना हो या कुछ करना हो, तब हम लोग भार्ब का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी सेंटेंस में भार्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होते हैं। आपने बहुत सारे क्लासों में भी सुने होंगे, ठीक है ना। तो यही भार्ब, भार्ब का काम ही यही होता है कि किसी काम करना, कहीं भी जाना या कुछ काटना, ये सारे भार्ब के अंदर आता है। मतलब सीधी सी बात, किसी भी एक्शन को भार्ब कहलाती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर किसी एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तब हम उसको एज ए भार्ब मानेंगे उस सेंटेंस में, ठीक है ना। और क्या, किसी स्टेट के बारे में अगर कुछ बताया जाता है, किसी प्लेस के बारे में बताना है, वो भी हम भार्ब के अंदर लेते हैं, ठीक है। मतलब सेंटेंस में अगर किसी जगह के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, सॉरी मैंने वस्तु का इस्तेमाल किया, वो सही नहीं है, लेकिन किसी प्लेस के बारे में अगर बताया जा रहा है, वो भी आते हैं भार्ब के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं कि आई लाइक एप्पल। यहां पर मैंने आई लाइक एप्पल मतलब मैं एप्पल पसंद करता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैं पसंद करता हूँ, ये क्या है? ये मेरा भार्ब है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर जो गोइंग है, ये क्या है? ये भार्ब है, ठीक है ना। ऐसे है। इसके बाद आती है एडवर्ब। एडवर्ब जो डिस्क्राइब करते हैं भार्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। मतलब भार्ब मतलब किसी भी एक्शन करने का, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव के बारे में अभी तक नहीं बताया, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि एडजेक्टिव मतलब जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, जहां पर और आता है क्या? एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में मैंने तो बताया अभी। जब भार्ब भी होंगे या नाउन भी होंगे उसके साथ, तो इन सारे चीजों को एक साथ में एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि साइलेंटली, बैडली या रियली, इन सारी चीजों को जब एक सेंटेंस में लेके आते हैं, तो उन सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एडवर्ब का यूज हुआ है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूंगी तो आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि माई कैट ईट्स क्विकली मतलब मेरी बिल्ली बहुत जल्दी खाते हैं। यहाँ पर खाना, जो खाना खाना है, ठीक है ना, ये क्या है? ये भार्ब है, लेकिन बहुत जल्दी खाते हैं, इसको कहते हैं एडवर्ब। यहाँ पर ये जो क्विकली इस्तेमाल किया गया है, इसी के कारण इसको एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया है कौन कौन सी? माई कैट मतलब मैंने क्या कहा था? जब कैट आती है, मतलब मैंने जब बोला था कि दिस इज माई कैट, मतलब कैट एक क्या है? नाउन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? एडवर्ब में डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनमें से किसी भी चीज रहेंगे या सारी चीज रहेंगे, इसको कहेंगे एडवर्ब, ठीक है ना। समझ में आ गई। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब एक थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइब अ नाउन। नाउन्स मीन्स एज ए पर्सन, एज ए चीज, किसी भी वस्तु को अगर डिस्क्राइब करना है, अगर सेंटेंस में लिखना है, तो वो आती है नाउन के अंदर। तो और यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो ही है डिस्क्राइब अ नाउन, मतलब नाउन को डिस्क्राइब जो करते हैं। जैसे कि एज ए नाउन या एज ए चीज या किसी वस्तु को, वो छोटी है या बड़ी है। एज ए मैं कैसा हूं, मैं मोटी हूं या पतला सा हूं, इन सारी चीजों को जब मैं डिस्क्राइब करूंगी, मतलब गहराई से बताना कुछ चीजों को, किसी वस्तु के बारे में, किसी पर्सन के बारे में जब मैं गहराई से बताऊंगी कि वो जो पर्सन है वो मोटी है या पतली है, वो काले हैं या गोरे हैं, इन सारी चीजों में जब हम डिटेल से बताएंगे, तो वो आती है एडजेक्टिव के अंदर। ओके, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे स्मॉल हो गया, मैंने जो बोला था अभी थोड़ी देर पहले,
बिग हो गया, गुड हो गया, वेल हो गया। ऐसे ब्लू मतलब कलर के बारे में मैंने बोला था कि वो आदमी गोरा है या काले है, मेरा कैट काला है या सफेद है, मेरे शर्ट सफेद है या ग्रीन है या ब्लू है। इन सारी चीजों में जब डिस्क्राइब करते हैं गहराई से तो वो आता है एडजेक्टिव के अंदर है। अब एक सेंटेंस बना के देखते हैं कि वी लाइक बिग केक। यहाँ पर मैं लाइक करता हूं बड़े केक को, ठीक है ना। ये जो चीज और क्या है, आई हैव 3 पेंसिल, मतलब कि ये जो पेंसिल है ये क्या है, एक वस्तु है। यहाँ पर जो केक है क्या है, एक वस्तु है, मतलब एज ए नाउन, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु को डिस्क्राइब किया गया। लेकिन कैसे डिस्क्राइब किया गया, आई हैव 3 पेंसिल्स, मतलब मेरे पास 3 पेंसिल है। ये जो 3 पेंसिल मैंने डिस्क्राइब कर दी कि मेरे पास 3 पेंसिल है। पेंसिल तो हो गया नाउन, लेकिन इसको जो डिस्क्राइब किया कितना है वो होता है एडजेक्टिव के अंदर। और ऐसे ही कई सारे वर्ड्स है जो हम सीखेंगे आगे जाके, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन सुन के ही हमारे दिमाग में यही आता है कि प्रोनाउन मीन्स जो नाउन के साथ रिलेटेड है, और ऐसा ही है, ये नाउन के साथ ही रिलेटेड है, मतलब नाउन को हटा देती है, मतलब रिप्लेस अ नाउन, इसको कहते हैं प्रोनाउन, जो रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है ना। जैसे कि किसी भी चीज में नाउन के ऑल्टरनेटिव जो बैठते हैं, मतलब अगर मैं मेरे बारे में कुछ बोलूं तो मैं एज ए पर्सन मैं खुद को तो मैन नहीं बताऊंगा। मैं जब मेरे बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे तब मैं आई का या माई का इस्तेमाल करेंगे, या मेरे फ्रेंड के बारे में जब मैं डिस्क्राइब करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी उसके बारे में, एज ए पर्सन बोलूंगी कि एज ए पर्सन ही इज गुड फ्रेंड, नहीं, मतलब मैं एज ए पर्सन गुड फ्रेंड नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी कि ही इज माई गुड फ्रेंड, ऐसे ही डिस्क्राइब करूंगी ना। तो यहाँ पर जो ही है वो एज ए पर्सन तो उसको बता रहा है कि एज ए पर्सन, लेकिन यह रिप्लेस हो गया, नाउन को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उसको डायरेक्टली पर्सन नहीं बोला जा रहा है, उसके ऑल्टरनेटिव बोला जा रहा है कि ही यहाँ पर जॉब कर रहा है। ये जो ही है, या मेरे बारे में जब बोलूंगी मैं आई बोलूंगी, इन जो सारी चीजें हैं जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसके नाम से। जैसे यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था कि कैट, मतलब एक बिल्ली के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कैट का इस्तेमाल किया। ऐसे अगर मैन बोलूंगी तो ऐसे नहीं होंगी, लेकिन कौन सी कैट के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे कौन सी मैन के बारे में बोल रहे हैं, तब जो डिस्क्राइब करते हैं एकदम पार्टिकुलरली उसको कहते हैं प्रोनाउंस, क्योंकि नाउन्स को हटा के प्रोनाउंस को यूज किया जाता है इन सारी चीजों में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते, आई, यू, ही, सी, इट, इन सारी चीजों में यहाँ रिप्लेस हो रहा है। आप देखिए जैसे कि ही इज वेरी क्लेवर, ठीक है ना। इन जो सारी चीजों में ये जो ही है ये होता है प्रोनाउन। और आपको हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं सारे जगह पे आप देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसीलिए हमेशा बहुत बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और पार्ट ऑफ स्पीच की टेबल को बहुत बढ़िया से इस मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी भी सेंटेंस में आपको पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को लेके ही एक सेंटेंस बैठते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को ना देखा मत कीजिए, बहुत गहराई से समझिए इसको, और यही आगे जाके आपके वोकैबुलरी को, अपनी इंग्लिश को और भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है, ठीक है। तो आप आते हैं नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सुन के ही हम लोगों को मन में आ रहा है कि कुछ पोजीशन के बारे में बताएगा, और ऐसा ही है। प्रीपोजिशन का काम ही होता है जो नाउन है उनको पोजीशन के डिस्क्राइब करना। जो नाउन, नाउन मतलब क्या बोला था मैंने, एक चीज हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, एज ए पर्सन हो सकता है। जो इन सारे चीजों को जब डिस्क्राइब किया जाता है कि वो कहाँ पर है, किसी के अंदर है, किसी के ऊपर है, किसी के बाहर है, किसी के साइड में है, जब इन सारे चीजों को डिस्क्राइब करना होता है तो तब हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं इनको। क्या है कि प्रीपोजिशन लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड, मतलब नाउन के साथ जुड़े रहते हैं कुछ अलग शब्दों से, जो डिस्क्राइब करते हैं ये कि वो कहाँ पर है, मतलब एज ए नाउन, एज ए वस्तु, एज ए चीज वो कहाँ पर है, ऊपर में है या अंदर है या बाहर है। जैसे अगर देखिए एग्जांपल देख लीजिए कि प्रीपोजिशन का एग्जांपल है एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, जो मैंने बोला था अभी।
ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको सेंटेंस बना के तो आपको और भी इजी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि सी वाज हिडिंग अंडर द टेबल। मतलब यहाँ पर एक लड़की, मतलब जो बोला जा रहा है सी, मैंने बोला था यहाँ पर जो सी है ये क्या है, एक नाउन है। कहां पर है, टेबल के अंदर है। ठीक है, मतलब टेबल के नीचे है। अंडर मतलब नीचे। यहाँ पर जो ये अंडर शब्द को यूज किया गया, ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन। यहाँ पर इसका काम क्या है, ये बता रहा है कि नाउन मतलब कौन सी, सी, वो कहां पर है, टेबल के नीचे है। ये जो बताया नाउन कहां पर है, ये जो डिस्क्राइब किया, यही होता है प्रीपोजिशन का काम एक सेंटेंस में। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कॉन्जक्शन। कॉन्जक्शन जो जॉइंट्स कैलकुलस ऑफ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस से और एक सेंटेंस को जब जुड़ा जाता है, एक साथ किया जाता है, तब जो वर्ड की इस्तेमाल होती है उसको ही कहते हैं कॉन्जक्शन। ठीक है ना। जैसे कौन कौन से शब्द जो एक सेंटेंस से और एक सेंटेंस को जुड़ते हैं एक साथ, जैसे बाट हो गया, लेकिन हम लोग यूज करते हैं ना, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हें ये थोड़ा खराब है। ये जो एक साथ दो सेंटेंस जुड़ दिए मैंने, किसके दौरान, लेकिन के दौरान, ये बाट के दौरान, यही है। जैसे कि एंड हो गया, व्हाइल हो गया, व्हेन हो गया, इन सारे चीजों का, शब्दों का जब इस्तेमाल होती है तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आता है कॉन्जक्शन की कैटेगरी में, क्योंकि इसका काम ही है दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ना, सॉरी दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ना। जैसे अगर मैं कहूं कि तुम मेरे लिए खाना लेके आना एंड और मेरे लिए कपड़े भी लेके आना, ये जो दो सेंटेंस है, मैंने बोल रहा हूं कि मेरे लिए खाना लेके आना एवं मेरे लिए थोड़ा कपड़ा लेके आना, ये जो दो सेंटेंस को मैं जोड़ रहा हूं, इसी का काम क्या, कौन सी करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्जक्शन। ठीक है, ये देखो एक सेंटेंस हम बना के देते हैं कि आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखी हूं। ठीक है, बट लेकिन द फ्रिज इज एम्प्टी, लेकिन फ्रिज खाली है। यहां पर देखिए दो सेंटेंस, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखी हूं, या मैं बहुत भूखा हूं, आई एम हंग्री, बट लेकिन ये जो बट शब्द का इस्तेमाल किया गया, यही है कॉन्जक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है, अभी बोला था मैंने, दो सेंटेंस को एक साथ जुड़ना। यहाँ पर आई एम वेरी हंग्री और फ्रिज इज एम्प्टी, ये जो दो शब्दों का दो सेंटेंस को एक साथ जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है, ये बट, और इसी को कहते हैं कॉन्जक्शन। इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट इंटरजेक्शन। ठीक है ना। इंटरजेक्शन क्या है, जो होता है शॉर्ट एक्सक्लेमेशन। शॉर्ट एक्सक्लेमेशन क्या है, जब हम लोग किसी छोटे से शब्द को इस्तेमाल करके अपने इमोशनल को व्यक्त करते हैं, बहुत सारे कुछ कहा जाता है, जैसे कि वाओ, मतलब कि सरप्राइज हो गया मैंने आपके कुछ हो जाने से, या हाय, मतलब आपको संबोधन जनाया जा रहा है। इसी जो शब्द है छोटे मोटे, आउच, मतलब ज्यादातर छोटे मोटे दर्द के लिए आउच शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारे इमोशनल व्यक्त होती है, छोटी सी वर्ड लेकिन बहुत सारे इमोशनल व्यक्त हो जाती है, इसको कहते हैं क्या, कहते हैं इंटरजेक्शन। हाँ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ओह या हाय, आउच, वाओ, ये जो सारी चीजें हैं, इन सारों को इंटरजेक्शन किया जाती है। इसका सेंटेंस अगर बना के देखें तो आप कह सकते हैं कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। ठीक है ना, मतलब वाओ आपका कार बहुत सुंदर है, यह क्या सुंदर कार है आपकी। ये पर जो फास्ट में वाओ इस्तेमाल किया गया है, वो आपका इमोशन को व्यक्त कर रहा है कि मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूँ आपका जो बहुत सुंदर कार देख के। ठीक है ना। अगर मैं इसको वाओ हटा दूं तो क्या, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, क्या सुंदर कार है, या लेकिन वाओ मतलब मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूं आपका ये सुंदर सी कार देख के। ठीक है ना, यही काम होती है इंटरजेक्शन की एक वर्ड में। आशा करता हूं कि आपको ये जो मेरी क्लास में ये सब कुछ बहुत इजी तरीके से समझ में आया है, और ऐसे ही और भी इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए स्किल बुक मार्ट पे। धन्यवाद।